आज की क्लास में देखिए आगे हम टॉपिक को समझते हैं। आज का टॉपिक हमारा कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए एडवांटेज ऑफ मैन्योर। मैन्योर आप जानते हो, गांव में जो किसान गोबर और कूड़े करकट से जो खाद बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड मैन्योर। उसमें है एडवांटेज ऑफ मैन्योर, यानी इस खाद के लाभ क्या हैं। तो देखिए इसमें पॉइंट्स में दिया है। इसमें इट रिस्टोर सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर मीन्स एक तरह से मृदा की संरचना या मृदा गठन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से है हमारा सॉइल टेक्सचर, मृदा गठन। तो ये मृदा गठन को बनाए रखती है ना, यानी उसको इम्बैलेंस या डिस्टर्ब नहीं करती है। इसका ये लाभ है। इट इज़ ऑर्गेनिक इन नेचर। इसकी जो प्रकृति है वो ऑर्गेनिक होती है, यानी इसको कार्बनिक। इट इम्प्रूव्स द ग्रोथ ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स इन द सॉइल, है ना। तो सॉइल के अंदर कुछ जीवाणु होते हैं जो मित्र जीवाणु, है ना, एक तरह से जो फसल के लिए लाभकारी होते हैं, है ना। उनको भी बनाए रखने में ये मदद करती है, उनको डिस्टर्ब नहीं करती, बल्कि उनको और वो एक प्रोत्साहित करते हैं कि वो और ज़्यादा डेवलप करें, जिससे कि सॉइल को की जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको बढ़ाने में वो मदद करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगला है इट इम्प्रूव्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, यानी मैन्योर के कारण जो मृदा होती है, जो मिट्टी होती है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, यानी वो अधिक लंबे समय तक पानी को बनाए रख सकती है। इस तरह की जो सॉइल है, इस तरह की जो मिट्टी है। इसी तरह से इट मेक्स सॉइल पोरस एंड इनेबल्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। तो पोरस हमने पहले भी बताया था। पोरस एक तरह से होता है कि छिद्र युक्त, हाँ। तो रंध्र, जिसमें रंध्र युक्त जिसको भी कह सकते हैं। तो ये जो मैन्योर है वो जो मिट्टी की पोरसिटी को बढ़ाए रखती है, यानी जो रंध्रता है ना, या उसका जो पोलापन है ना, वो बनाए रखती है। और इस तरह से उसमें जो वायु या गैस इजीली उसमें अंदर एंटर कर सकती है, आ जा सकती है। तो ये इसके लाभ थे। आगे इसमें फर्टिलाइजर्स आर मिक्सचर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। अब देखिए फर्टिलाइजर्स की बात है। फर्टिलाइजर्स एक तरह से रासायनिक उर्वरक होते हैं जो फैक्ट्रीज में बनते हैं। तो उसमें देखिए फर्टिलाइजर्स आर मिक्सचर्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एक्सेट्रा। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं हमारे रासायनिक उर्वरक होते हैं, वो एक तरह से रासायनिक यौगिकों का एक तरह से मिश्रण होता है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं। These are made in factories and are easier to store and handle, है ना। इनका निर्माण कहाँ होता है? फैक्ट्री में होता है, और ये इजी होते हैं इनको ले जाने लाने में या हैंडल करने में, है ना। इनका भंडारण, स्टोर जानते हैं, भंडारण, और हैंडल मीन्स इनको ले जाने लाने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये कम मात्रा इनकी रहती है और ज़्यादा एरिया के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। इसकी हैंडल करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। द फर्टिलाइजर्स आर एडिड टू द सॉइल इन अ प्रॉपर अमाउंट, यानी उर्वरकों की एक प्रॉपर मात्रा, एक निश्चित मात्रा उसमें मिलाई जाती है मिट्टी में। दे आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, और इनको डायरेक्टली, है ना, सीधे तरीके से प्लांट्स को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर इज हार्मफुल फॉर द प्लांट्स एंड द
सॉइल, यानी इन फर्टिलाइजर्स या इन उर्वरकों की अधिक मात्रा, है ना, एक निश्चित मात्रा से अधिक मात्रा पौधों के लिए तथा मिट्टी के लिए हार्मफुल होती है, हानिकारक साबित होते हैं। Therefore, proper combination of manures and fertilizer is used to increase the crop yield. इसीलिए खाद यानी कार्बनिक खाद यानी गोबर या कूड़े करकट से बनने वाली खाद तथा रासायनिक उर्वरकों का एक प्रॉपर मिश्रण ज़्यादा ठीक होता है, जिससे कि फसल की पैदावार बढ़ जाती है। Fertilizers compensate the insufficient nutrients in the manure. Compensate एक वर्ड है, देखिए compensate यहाँ पर आया है, आप इसको थोड़ा सा देखिए, तरह से इसकी क्षति पूर्ति करना, यानी जो कमी रह जाती है, क्योंकि आप जानती हो मैन्योर्स में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका कंसंट्रेशन कम रहता है, लेकिन फर्टिलाइजर्स में ये काफ़ी होता है। अगर हम फर्टिलाइजर्स को मैन्योर्स के साथ मिला दें तो इससे जो उसमें न्यूट्रिएंट्स की जो कमी रह जाती है वो उसकी पूर्ति हो जाती है, क्षतिपूर्ति इससे हो जाती है। ठीक है, तो ये इसमें आगे देखिए हमारा है इसमें एडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर्स, इसको भी थोड़ा सा देखते हैं, यानी फर्टिलाइजर्स के क्या लाभ हैं, है ना, जो रासायनिक उर्वरक हैं वो किस प्रकार से लाभकारी रहते हैं फसल के लिए और मिट्टी के लिए। देखिए, दे कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, देयरफॉर दे आर नीडेड इन लेसर क्वांटिटी, है ना। एक वर्ड है देखिए कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मीन्स होता है एक तरह से मात्रा, या इसको एक साइंटिफिक या वर्ड आता है सांद्रता, यानी उसकी जो मात्रा अधिक मात्रा होती है ना, कम क्वांटिटी में है ना होने पर भी उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अधिक उपलब्ध रहते हैं, दैट्स अ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, दे कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, देयरफॉर दे आर नीडेड इन लेसर, यानी जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे नाइट्रोजन और फास्फोरस पोटेशियम जो कि पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, उसकी कम मात्रा प्रयोग करने पर भी हमें काफ़ी पर्याप्त मात्रा में इस तरह के ये न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। इसलिए हमें कम मात्रा में ही इस उर्वरक का प्रयोग करने पर हमें अधिक मात्रा में जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्राप्त हो जाते हैं पौधों के लिए। They are easily soluble in water, hence can be sprayed in the field easily. ये easily वाटर में soluble होते हैं, यानी ये इनका आराम से ये घुल जाते हैं एक तरह से, है ना। soluble आप जानते हो, easily soluble हैं ये वाटर में, hence can be sprayed in the field easily, इसलिए इनका जो स्प्रे आसानी से किया जा सकता है खेत में। ठीक है, दे प्रोवाइड इमीडिएट बेनिफिट्स टू क्रॉप, और इनसे जो लाभ मिलता है फसल को वो तुरंत मिलता है। मैन्योर में जहाँ लंबा टाइम लगता है ना, लेकिन फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने से क्रॉप को बहुत ही शीघ्र लाभ मिलता है, या शीघ्र ही उसको पोषक तत्व मिल जाते हैं। दे रिस्टोर स्पेसिफिक deficiency of nitrogen, phosphorus and potassium in soil। तो इनके द्वारा जो नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम की जो कमी है ना, डेफिशिएंसी मीन्स कमी होती है, वो उसको मेंटेन कर लेते हैं, उसको रिस्टोर कर लेते हैं, उसको पुनः उसमें स्थापित कर देते हैं। ठीक है, दे कैन बी स्टोर्ड ईजिली, आप जानते हैं इनको हम आराम से इनको स्टोर कर सकते हैं, है ना, बैग्स में, बोरियों में ये इकट्ठा करके, और इजीली इसको हम
भंडार कर सकते हैं या इसको स्टोर कर सकते हैं। दे हेल्प इन बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप, इससे इनके प्रयोग से जो फसल है उसकी पैदावार बढ़ जाती है इसलिए। ठीक है, ये थे हमारे फर्टिलाइजर्स के एडवांटेज। अब इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, उनको भी थोड़ा सा हम देखिए समझते हैं। दे किल नेचुरली अकरिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन द सॉइल। इनके प्रयोग से कुछ फसलों की जड़ों में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज उपलब्ध रहते हैं, ये उनको किल कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं, इनको ये नष्ट कर देते हैं। ठीक है, use of wrong fertilizer can pollute the soil and create imbalance in the nature of the soil। यानी जो उर्वरकों का गलत प्रयोग एक तरह से मिट्टी को प्रदूषित करता है और एक तरह से जो मिट्टी की प्रकृति है उसमें एक असंतुलन ले आता है। ठीक है, क्योंकि मिट्टी के हिसाब से उसमें कितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए, किस प्रकार, कितना नाइट्रोजन, कितना फास्फोरस, कितना पोटेशियम वाला फर्टिलाइजर चाहिए, अगर हम उसके अकॉर्डिंग उसको यूज़ नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से वो पॉल्यूट करता है और एक इम्बैलेंस ले आता है। इफ यूज इन एक्सेस दे कैन डैमेज द क्रॉप, यानी आवश्यकता से अधिक मात्रा प्रयोग करने पर ये फसल को नष्ट भी कर देते हैं। The fertilizers can wash away from the soil and get added to nearby water bodies causing pollution। खेतों में जो फर्टिलाइजर यूज़ किए जाते हैं वो कभी कभी वहाँ से धुल करके आसपास के वाटर बॉडीज़ में मिक्सअप हो जाते हैं, यानी जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा होता है, वो लेक्स हो सकता है या रिवर्स का हो सकता है ना, या पॉन्ड्स हो सकता है, वहाँ पर ये फर्टिलाइज़र से युक्त पानी चला जाता है और वहाँ पर ही पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ये इसमें देखिए एक्टिविटी है, ठीक है ना, एक्टिविटी को आप ठीक से पढ़ लेंगे। इसमें वही दिखाया है कि किस प्रकार से न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट ग्रोथ, किस तरह से प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और अगर उनको प्रॉपर अमाउंट में ये न्यूट्रिएंट्स जो कि मेनली नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के रूप में होते हैं, उनको अगर प्रॉपर अमाउंट में मिल जाते हैं तो उनका ग्रोथ ठीक होता है। इस एक्टिविटी को आप खुद पढ़ेंगे और इसको पढ़ करके अगर कहीं डिफ़िकल्टी है तो इसको पूछेंगे। इसी तरह से देखिए है डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, इसको हम देखते हैं। तो अभी हम ये समझ गए कि मैन्योर्स क्या है, फर्टिलाइजर्स क्या है। मैन्योर एक प्रकार से वो खाद है जो किसान गोबर, कूड़े करकट, अननेसेसरी वेस्ट और मटेरियल से तैयार करते हैं, और फर्टिलाइज़र केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि हमें फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं और हमें प्राप्त होते हैं यूज़ करने के लिए। देखिए इसमें दीज आर नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी मैन्योर में ये एक तरह से क्या है, प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ है। दीज आर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स मेड बाय ह्यूमन, एक तरह से अकार्बनिक लवण हैं, सॉल्ट्स हैं जो कि ह्यूमन द्वारा निर्मित हैं या यूँ कहीं फैक्ट्री में इनका निर्माण होता है। दीज आर रिच इन ह्यूमस बट नॉट इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो किसमें एक तरह से ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस एक तरह से जो वेस्ट जो मटेरियल, पत्ते वगैरह जो खेतों में सड़ जाते हैं, लंबे समय के बाद वो एक खाद का रूप धारण कर लेते हैं, है ना। इट कंटेन्स
sufficient amount of nutrients, that's called the humus. Okay, तो these are rich in humus but not in inorganic nutrients, है ना। इसमें पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस होता है, लेकिन इसमें जो ये है जो अकार्बनिक इनऑर्गेनिक जो पोषक तत्व नहीं होते हैं। दीज आर रिच इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बट डू नॉट कंटेन ह्यूमस, इसका अपोजिट है ना। इसमें आपने पहले भी समझा था फर्टिलाइजर्स में, तो ये कार्बनिक जो अकार्बनिक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में होते हैं, बट देट डजंट कंटेन ह्यूमस। Okay, clear. These are prepared in field, as you know that this manures is prepared in the field digging pit, ठीक है ना, गड्ढा खोद करके उसको। These are prepared in factories. You know that the fertilizers are prepared in factories. Okay, so ये इसमें डिफरेंस था। इसके बाद देखिए हम अगला टॉपिक इसमें है इरिगेशन, है ना। इसको थोड़ा सा देखते हैं। इरिगेशन देखिए आगे इसको, ऑल प्रोसेसेस essential for the life of a plant take place in water solution, ठीक है ना। किसी भी पौधे के जो जो उसका जो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, प्रक्रम होते हैं उसके, उगने, बढ़ने, है ना, और भी, है ना, चीज़ों के लिए उसके लिए क्या है, टेक प्लेस इन वाटर सॉल्यूशन। एक तरह से जो है ना, जो पानी के विलयन के रूप में ही वो सारी चीज़ें ये प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है। यानी न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी उनको लेने हैं, ग्रहण करने हैं सॉइल से, वो भी क्या है, एक वाटर सॉल्यूशन के रूप में ही उनको एब्जॉर्ब करना होता है। तो वो इस बात को कह रहे हैं, द वाटर, है ना, द वाटर in the soil is constantly lost by evaporation and by percolation, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए वर्ड है, द वाटर इज इन द सॉइल इज कॉन्स्टेंटली, जानते हैं लगातार, कॉन्स्टेंटली आप जानते हो, कंटिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली मीन्स कंटिन्यूसली। एवापोरेशन आप जानती हो वाष्पीकरण होता है एक तरह से, एंड परकोलेशन एक तरह से होता है जस्ट टू, एक तरह से रिसना जिसको कहते हैं, पानी का थोड़ा सा रिसाव, ठीक है ना। ओके, टू लोअर डेप्थ्स ऑफ ग्राउंड, यहाँ से देखिए इसको सुनेंगे, द वाटर इन द सॉइल इज कॉन्स्टेंटली लॉस बाई, है ना, जो पानी मिट्टी के अंदर होता है वो लगातार कम होता रहता है या खर्च होता रहता है ना, या कटता रहता है, लॉस्ट बाई एवेपोरेशन एंड बाई परकोलेशन। इसमें दो तरीके से मुख्य रूप से ये खर्च होता है, एक तो एवेपोरेशन के द्वारा, है ना, एक तरह से वाष्पीकरण के द्वारा, और दूसरा रिसने के द्वारा, है ना। पानी धीरे धीरे, आपने देखा भी होगा, ज़मीन में धीरे धीरे अंदर को रिसता रहता है, साथ ही साथ इसको एवेपोरेट भी होता है, ज़मीन से वाष्प बन करके भी खर्च हो जाता है, टू लोअर डेप्थ ऑफ ग्राउंड, यानी ज़मीन का जो पानी है इस तरह से उड़ता रहता है या खर्च होता रहता है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू पीरियडिकली सप्लाई वाटर इन द प्लांट। पीरियडिकली, यू नो, हियर इज अ टर्म पीरियडिकली, निश्चित अंतराल से, है ना, पीरियड से बना है, एक निश्चित अंतराल, है ना। तो therefore it is therefore necessary, इसलिए ये आवश्यक हो जाता है, to periodically supply water to the plant, यानी पौधों में निश्चित समय अंतराल पर पानी उपलब्ध कराया जाए या पानी की सप्लाई दी जाए। दिस प्रोसेस इज नोन एज इरिगेशन। ये जो एक प्रक्रम है,
ये जो एक प्रक्रम है या एक ये जो व्यवस्था है ना, या एक तरीका है, ये क्या कहलाता है? इरिगेशन कहलाता है। सिंचाई, इसको क्या कहते हैं? सिंचाई कहलाते हैं, ठीक है ना। इरिगेशन, पानी देना। जस्ट हियर sit down, irrigation. Okay. Fields are irrigated by water from canal and waterways or from wells and tubewells, है ना। तो जो खेत होते हैं हमारा, उनकी सिंचाई के कई साधन हो सकते हैं। नहरें हो सकती हैं, है ना, बम्बे होते हैं गाँव में, कुएँ हो सकते हैं, ट्यूबवेल्स हो सकते हैं, यानी बहुत सारे और भी अन्य साधन भी हो सकते हैं जिसके द्वारा पानी की सप्लाई खेतों में की जाती है। ओके, आगे है वाटर इज नीडेड बाय क्रॉप्स एट स्पेसिफिक टाइम्स। स्पेसिफिक टाइम, डू यू नो? स्पेसिफिक मीन्स एक विशेष, है ना। पानी की आवश्यकता फसल को एक निश्चित समय पर होती है। When the seeds or seedling establish themselves in the field, है ना, water is supplied। ये seeds जानते ही आप, seed and seeds and seedlings। seeds means क्या होता है? बीज, और seedlings हमने अभी पीछे पढ़ा था, tiny plants which are prepared in nursery, यानी पौध, है ना, इसको नर्सरी भी कह देते हैं। When the seeds of seedling establish, जब वो लगाए जाते हैं या स्थापित किए जाते हैं, है ना, इन द फील्ड, एक तो उस समय जरूरत पड़ती है, यानी वाटर सप्लाइड, ठीक है ना। वीट क्रॉप रिक्वायर्स इरिगेशन नेसेसरीली बिफोर टिलिंग, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो गेहूं की फसल की बात कही है, गेहूं की फसल के लिए सिंचाई की या पानी की आवश्यकता जुताई से पहले भी होती है, जिसको आपने देखा होता है गाँव में कहते हैं पलेवाकरण, है ना। दैट्स जस्ट इरिगेशन बिफोर अ क्रॉप, है ना, है ना। तो वो एक तरह से उस समय भी वो एक सिंचाई कहलाती है। एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, एक उस समय भी सिंचाई की आवश्यकता होती है जब उस प्लांट पर फूल आ रहे होते हैं। एंड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्स, और एक उस समय भी पानी की जरूरत पड़ती है जब उस पर दाने या बीज आ रहे होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से इसमें थोड़ा सा ये बताया गया है कि किस प्रकार से पानी की एक निश्चित समय पर आवश्यकता पड़ती है। अलग अलग फसलों के लिए हालांकि अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी हर फसल को पानी की आवश्यकता होती है। आगे देख, फील्ड नीड्स टू बी इरिगेटेड विद जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ वाटर, है ना। यानी खेत को पानी की जो सिंचाई की आवश्यकता होती है, पानी देने की आवश्यकता होती है, वो एक निश्चित मात्रा ही में पानी लगना चाहिए, ठीक है ना। नीदर टू लिटिल नॉर टू मच, ना तो बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। फसल की डिमांड के अनुसार ही उसमें पानी दिया जाता है। एक्सेस ऑफ वाटर कैन डिस्ट्रॉय क्रॉप, यानी पानी की अधिक मात्रा फसल को नष्ट कर सकती है ना। एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है, यानी अधिक मात्रा। कंटिन्यूड वाटर लॉगिंग इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द सॉइल एंड डैमेज इट परमानेंटली। वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग, है ना, एक वर्ड है। वाटर लॉगिंग मतलब पानी का भराव। लिखा हुआ कभी कभी पानी खेतों में लंबे समय तक भरा रहता है, उससे भी फसल नष्ट होती है। तो वही पॉइंट यहाँ पर उन्होंने क्लियर करने का प्रयास किया है। कंटिन्यूड वाटर लॉगिंग यानी लगातार जल भराव से एक सॉल्ट की मात्रा बढ़ती है ज़मीन में,
एंड डैमेज इट परमानेंटली, और ये हमेशा के लिए उसको डैमेज कर देती हैं। एक्सेस वाटर कैन बी ड्रेन्ड ऑफ। ड्रेन्ड ऑफ मीन्स जानते हैं, ड्रेन्ड ऑफ मीन्स एक तरह से निकालना पानी को, है ना, उसको खेत से बाहर करना। एक्सेस वाटर कैन बी ड्रेन्ड ऑफ बाई प्रोवाइडिंग सूटेबल आउटलेट, है ना, उसको निकालने के लिए हम कई बार एक अलग से एक रास्ता बना देते हैं, उसको निकालने का जो एक वे है दैट इज कॉल्ड द ड्रेन्ड ऑफ, है ना, उसको पानी को निकालने के लिए एक तरह से बड़ा टाइप का बना देते हैं, दैट्स कॉल्ड, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं एक्सेस वाटर कैन बी ड्रेन्ड ऑफ बाई प्रोवाइडिंग सूटेबल आउटलेट। सम प्लांट्स लाइक राइस नीड टू बी पार्शियली। कुछ पौधे जैसे कि चावल के पौधे को पार्शियली मीन्स जानते हैं, पार्शियली, यस, हियर इज ए वर्ड पार्शियली, आंशिक रूप से, पार्ट से बनाया है ना, हियर इज ए पार्शियली, पार्ट। सबमर्ज्ड इन वाटर, है ना, जो चावल के पौधे होते हैं आपने देखा, या धान के जो पौधे होते हैं वो आंशिक रूप से डूबे होते हैं, सबमर्ज्ड, डूबा हुआ, सबमर्ज्ड इन वाटर एंड आर इरिगेटेड बाय द मेथड ऑफ इंडिविजुअल फील्ड बंस, है ना, बंस मीन्स एक तरह से बांध होता है ना। तो वही कह रहे हैं कि जो धान के पौधे होते हैं वो आंशिक रूप से डूबे होते हैं एंड आर इरिगेटेड बाय द मेथड ऑफ इंडिविजुअल फील्ड वंस, यानी खेतों को चारों तरफ से बांध देते हैं जिससे कि उसमें पानी की पर्याप्त मात्रा बनी रहे और उसका पौधा आंशिक रूप से डूबा रहे जिससे कि फसल ठीक से हो। Now we come to the next step, that is weeding. Weeding आप जानते हो खरपतवार को उखाड़ना या खरपतवार हटाना, ठीक है ना। Weeds are unwanted plants that grow along with the crop. Weeds होते क्या हैं? खरपतवार आप जानते हो कि एक तरह से अनवांटेड प्लांट्स हैं, हम नहीं चाहते, ठीक है ना, जो वे वजह उसमें उगाते हैं, ठीक है ना। सो वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद क्रॉप, यानी वीड्स यानी खरपतवार वो अनचाहे पौधे होते हैं जो फसल के साथ उगाते हैं। दे compete with the crop for water, minerals and sunlight and therefore reduce crop yield. compete means एक तरह से वो उनके साथ स्पर्धा, ठीक है, कंपटीशन से बना ये भी कंपटीशन करते हैं, ठीक है, फसल के पौधों के साथ। दे compete with the crop for water, minerals and sunlight and therefore reduce crop yield, ठीक है ना। यानी ये जो पौधे होते हैं खरपतवार के, वो जो फसल के पौधों के समान ही, है ना, पानी और खनिज और सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं और इस प्रकार से जो हमारी मुख्य फसल है उसकी पैदावार को घटा देते हैं, ठीक है। मिनरल्स आप जानते हो, इसमें सारे मीनिंग्स रिपीट हो रहे हैं इसलिए यील्ड जानते हो पैदावार, इसलिए मैं बार बार इसको अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ। दे स्प्रेड वेरी फास्ट, और वो तेज़ी से बढ़ते हैं। कौन बढ़ते हैं तेज़ी से? जो वीड्स होते हैं, खरपतवार होते हैं, वो पौधे। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू रिमूव दैम फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसलिए आवश्यक हो जाता है कि उनको समय दर समय हटाया जाए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीड्स ग्रो विद डिफरेंट क्रॉप्स, यानी अलग अलग तरह के खरपतवार अलग अलग फसल के साथ उगते हैं। दे ऑल्सो वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम सीजन टू सीजन, और वो जगह तथा सीज़न यानी मौसम के अनुसार भी बदले हुए होते हैं। मतलब
अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग सीज़न पर ये वीड्स अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं या होते हैं। Amaranthus is a very common weed which grows with almost every crop। एक यहाँ वीड का नाम है अमरंथस। एक वीड है, एक खरपतवार है, जो कि एक बहुत ही कॉमन खरपतवार है जो नॉर्मली सभी फसल के साथ ये उग आता है। ठीक है ना। इसको एक तरह से हिंदी में चौलाई भी कहते हैं। ये एक तरह से खरपतवार है। आगे ठीक है, इसको यहाँ से ये जो भी का नाम है आगे, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम अ फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। खेत से खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया वीडिंग कहलाती है। ठीक है ना। तो वीडिंग यानी एक तरह से खरपतवार हटाना। टू रिमूव द वीड्स फ्रॉम क्रॉप और फ्रॉम द फील्ड इज नोन एज वीडिंग। Weeding can be done manually by pulling the weeds out by hands or by using a trowel or a harrow to uproot them। ठीक है। वीडिंग को एक तो मैनुअली यानी हम मैनुअली कर सकते हैं, यानी व्यक्ति खरपतवार को हटा सकता है, जिसके अंतर्गत हम हाथ से है ना जो है ना खरपतवार को खींच लेते हैं या उसको उखाड़ लेते हैं, अथवा उसको खुरपी है ना खुरपी के का प्रयोग करके भी वीड्स को हटा दिया जाता है। और ये हैरो के द्वारा भी। ठीक है ना। जानते हो हैरो टू अपरूट देम। हैरो चला करके भी उसको हम उखाड़ लेते हैं। अपरूट मीन्स उखाड़ना। Weeding is also done by spraying special chemical called herbicides or weedicides। खरपतवारों को हटाने के लिए हम कुछ ऐसे रासायनिक का स्प्रे भी करते हैं, जिसके द्वारा हम इन वीड्स को हटा सकते हैं। और ये केमिकल्स हमारे वीडिसाइड्स या हर्बिसाइड्स कहलाते हैं। इसको हम खरपतवार नाशी भी कह सकते हैं। ठीक है ना। और वीडिसाइड्स। ठीक है ना। यानी कई बार स्प्रे आपने देखा होगा भी, किसान कुछ केमिकल्स को मार्केट से ला करके पानी में मिक्सअप करके उसका स्प्रे करते हैं, और इससे भी जो हमारे वीड्स यानी खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और मेन जो क्रॉप होती है उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि वो वीडिसाइड्स कहलाते हैं। द केमिकल्स विच किल द वीड्स आर कॉल्ड द वीडिसाइड्स और हर्बिसाइड्स। ओके, विद द हेल्प ऑफ ए स्प्रेयर दे डिस्ट्रॉय द वीड्स बट डू नॉट अफेक्ट द मेन क्रॉप। ठीक है ना। ये जो केमिकल्स होते हैं स्प्रे किया जाता है, वो वीड्स को तो नष्ट कर देते हैं, यानी खरपतवारों को तो नष्ट कर देते हैं, लेकिन हमारी जो मुख्य फसल होती है उस पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सब कॉमन वीडिसाइड्स और डेलापन, कुछ देखिए नाम है जिसको आप वीडिसाइड्स या खरपतवार नाशी इसको कहेंगे। कुछ नाम है जो मार्केट से हमें मिलते हैं। इसमें कुछ नाम दिए हुए हैं। आज के टाइम में भी नए नए नामों से भी ये वीडिसाइड्स मिलने लगे हैं। बट हियर आर सम नेम ऑफ वीडिसाइड्स। इसमें से आर डेलाफन, मेटाक्लोर एंड सेनियजन। ठीक है ना। तो ये कुछ नाम है जो वीडिसाइड्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है ना। डेलापन, metachlor and ceniazine। However, weedicides are poisonous
and the grains must be properly washed before being consumed। ठीक है ना। अब देखिए जो वेडिसाइड्स होते हैं ये पॉइजनस होते हैं, ये जो केमिकल्स हैं काफ़ी ये एक तरह से क्या है पॉइजनस होते हैं, है ना, जहरीले होते हैं ये। तो वो कह रहे हैं तो इसमें जो फसल पर जब हम लगाते हैं तो उसमें जो दानों में भी ये चिपकने का डर रहता है, तो इसलिए हम जब इनको खाते हैं कंज्यूम करते हैं, है ना, तो हमें इनको धो करके ही खाना चाहिए, जिससे कि जो वीडिसाइड्स हैं उनका जो उसका प्रभाव है ना, जो हार्मफुल जो इफेक्ट रहेगा बॉडी के लिए वो नहीं होगा। इसलिए वो यहाँ पर कहा गया है कि हम जो भी उस फसल से ग्रेन्स हमें जो प्राप्त हो रहे हैं उनको कंज्यूम करने से पहले उनको धो लेना चाहिए। ठीक है। Since weedicides are poisonous, spraying may affect the health of farmer। दूसरा देखिए यहाँ पर भी बिकॉज ये जो वीडिसाइड्स का जब हम छिड़काव करते हैं तो ये पॉइजनस हैं, है ना, इनका जो प्रभाव है वो शरीर के लिए काफ़ी हार्मफुल रहता है। तो वही कह रहे हैं स्प्रेइंग में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ ए फार्मर, यानी जो किसान है उसकी जो हेल्थ है यानी स्वास्थ्य है उसको प्रभावित कर सकते हैं। दे शुड बी केयरफुल वाइल यूजिंग वीडिसाइड्स, सो अवर द फार्मर who are spraying these weedicides should be quite careful when spraying these weedicides। मतलब वो यही है कि जो हमारे किसान हैं वो थोड़ा सा सावधानी बरती जानी चाहिए वीडिसाइड का स्प्रे करते समय। इट इज़ एडवाइज्ड that they should cover their mouth and noses with cloth while spraying। ये सलाह दी जाती है कि किसान अपने मुंह और नाक को कपड़े से कवर कर लें जब वो इन वीडिसाइड्स का स्प्रे कर रहे हैं। ठीक है, इसमें और आगे देखिए रिसर्च फॉर इवॉल्विंग सेफर मेथड टू किल वीड्स इज गोइंग ऑन। अभी इस बात को लेकर के भी रिसर्च चल रहे हैं कि कोई कैसा तरीका हो जो सुरक्षित हो जो खरपतवारों को हटाने के लिए, मारने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए। For example, insects that attack only specific weeds have been used to control those weeds। यानी ये भी चल रहा है कि कुछ प्रकार के इंसेक्ट्स जानते हैं, कीड़े, कुछ इस प्रकार के जो कीड़े हैं वो केवल उन वीड्स पर ही यानी उन खरपतवारों पर ही अटैक करते हैं या उनको ही नष्ट करते हैं, है ना, बाकी वो फसल को नहीं करते। तो इस प्रकार की इंसेक्ट्स का प्रयोग किया जाए। However, it is necessary to check the reproduction of these insects, है ना, लेकिन ये बहुत आवश्यक ये भी ध्यान में रखना है कि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा न बढ़े, है ना। Experiments have been conducted to attract and trap the male population of the insects in order to check their reproduction। तो इस बात को लेकर के भी एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग किए जा रहे हैं कि इसमें केवल मेल इंसेक्ट्स को ही इस कार्य के लिए यानी है ना लगाया जाए या किया जाए वीड्स को ख़त्म करने के लिए, जिससे कि इनकी जो संख्या है, जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े रिप्रोडक्शन के अंतर्गत। ठीक है ना।